हेलो वांगशी एंड क्यूटी पाई, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट इन्फिनिटी लव का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट हमने वहाँ छोड़ा था जहाँ पर जियान चैंग जो था वो जाओ जिसू के रूम में जा रहा था और सिचैन भी वहाँ जाने की कोशिश कर रहा था, पर सॉरी, हाँ, जियान चैंग जो था वो सिचैन से मना कर रहा था। जियान चैंग जिसका दिल जो सिचैन पर आ चुका था, उसे फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट हो चुका था और वो मना करने की कोशिश कर रहा था कि नहीं वो नहीं जा सकते, और सिचैन से जिद पकड़ रहे थे। पर जियान चैंग ने जब कहा था कि वो इस तरीके से ब्राइड के रूम में नहीं जा सकते, तो जो शिन था, जो शिन थे, जो गुरु थे, वो सिचैन को रोकते हैं, कहते हैं सिचैन। तो सिचैन कहते हैं पर गुरु जी। तो जो शिन थे वो कहते हैं तुम उसे वो तोहफा तब भी दे सकते हो तो वो लैंड क्लैन में आ जाए। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस तरीके से ब्राइड के रूम में नहीं जाते हैं पहले। तो शिन जो था वो कहता है पर मैं तो जा सकता हूँ ना, मैं तो एक ओमेगा ही हूँ, प्यारा सा, कि मैं नहीं जा सकता। और वो पपी आइज बनाकर सिन को देखने लगता है। सिन जो एक भरते हैं और कहते हैं सिचैन चलो, और वो सिचैन का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगते हैं। और जियान चैंग जो अपने दिल पर हाथ रखे सिचैन को ही देख रहा था, तभी उसके पीछे से कोई उसके सर पर टपली मारता है। वो पीछे देखता है तो वहाँ पर चिमी थी। चिमी कहती है क्या कर रहे हो यहाँ, तुमसे जो कहा गया था तुमने वो क्यों नहीं किया। जो जियान चंग था कहता है हाँ जा रहा हूँ। और वो देखता है आसपास अभी कोई नहीं था। जो जियान चंग था वो अंदर जाता है, अंदर देखता है कि 2 सर्वेंट्स हैं जो जाओ जिसू की हेल्प कर रही हैं। जो जियान चंग था वो कहते मुझे आपसे कुछ बात करनी है ब्रदर। तो जाओ जिसू जब जियान चंग को देखता है कहते तुम, क्योंकि जाओ जिसू भी रेडी हो ही रहा था, वो पूरी तरह रेडी नहीं हुआ था, उसने सिचैन से झूठ बोला था जियान चंग ने। तो जाओ जिसू कहते तुम पर क्या बात करनी है। जो जियान चंग वो चारों तरफ देखता है तो वो कहता है वो एक्चुअली मुझे विंग के बारे में कोई इंपॉर्टेंट बात करनी थी, पर अकेले में। तो जाओ जिसू फिर ओके कह देता है और वो अपनी मेट्स जो थी उन्हें बाहर भेज देता है। तो हमें दिखाया जाता है कि जियान चंग जो जाओ जिसू के पास आता है उसके हाथ को पकड़ता है, और तभी जाओ जिसू को थोड़ा चक्कर सा फील होता है, और तभी जो जियान चंग था वो जाओ जिसू के साथ दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है। क्योंकि जो वी wuxian ने उसे टेलीपोर्ट करने वाला वो दिया था, क्या कहते हैं उसे, तावीज़ दिया था जिससे वो टेलीपोर्ट हो सके। और जो जाओ जिसू है और जियान चैंग वो टेलीपोर्ट हो चुके थे। तो जाओ जिसू कहता है तुम यहाँ क्यों लाए हो जियान चैंग और जाओ जिसू वहीं थे, चिमी नहीं आई थी, चिमी जाओ जिसू के ही रूम में थी, पर जो वो है जियान चैंग और जाओ जिसू वे दोनों ही टेलीपोर्ट हुए थे विंग के रूम में। और जब विंग देखता है कि उसका भाई आ चुका है, तो विंग जो था वो कहता है ब्रदर आपने मेरी बात नहीं मानी ना, तो इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। तो तभी जो जाओ जिसू था वो कहता है कौन सी बात। जो विंग था कहता है ब्रदर मैंने आपसे कहा था कि आपको उस घमंडी अल्फा से शादी नहीं करनी चाहिए, और वैसे भी वो अल्फा खुद को नहीं बचा पाएगा, अपने क्लैन को बचाने के लिए, अपना सब कुछ बचाने के लिए वो आपको लेकर जाना चाहता है। तो आप क्यों जाना चाह रहे हो, क्यों वहाँ की बलि बनना चाह रहे हो। जो जॉर्ज से कहता है विंग मैंने तुम्हें पहले भी समझाया ऐसा कुछ नहीं है, देखो मैं जानता हूँ तुम मेरी फिक्र करते हो, पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं वहाँ ठीक रहूँगा, और तुम जानते हो मेरे पास शक्तियाँ भी हैं। तो विंग जो था कहते हैं हाँ आपके पास शक्तियाँ हैं, पर आप कभी इस्तेमाल भी करते हो वो छोटी मोटी शक्तियाँ, आपको क्या बचा लेंगी, आपसे ज़्यादा ताकतवर तो मेरी शक्तियाँ हैं। और ये कहकर विंग जो मुट्ठी बंद करता है और विंग के हाथों से जैसे धुआं निकलने लगता है। जो जॉर्ज वो अपनी आँखें चौड़ी कर लेता है और कहते हैं विंग बंद करो इसे। तो विंग जो था वो फिर अपनी मुट्ठी ओपन कर देता है, कहता है हाँ मैं नहीं कर रहा। और विंग ये कहकर जॉर्ज को हक कर लेता है और कहते हैं ब्रदर आपको ये नहीं करना चाहिए। और ये कहकर विंग जो जाओ जिसू को एक तालिस्मान जो उसके ऊपर लगा देता है, और जाओ जिसू जो बेहोश हो जाता है। विंग जो उसे एक साइड बेड के एक साइड छिपा देता है, और ऐसा था कि वहाँ कोई देख नहीं सकता था, उसके ऊपर कुछ ऐसा कपड़ा रख देता है कि हाँ सांस तो आए उसे, लेकिन वहाँ अगर कोई देखे तो यही लगे कि हाँ कोई कपड़े पड़े हैं कोई। तो जाओ जिसू को ऐसे छुपा दिया गया था। और विंग जो जियान चंग के हाथ पर ताली मारता है, जियान चंग भी वो कहता है हो गया काम, अब मेरी शादी हो जाएगी वहाँ, और बस जाओ जिसू की शादी होगी नहीं, लैंड क्लैन वालों को ऐसे ही जाना पड़ेगा, और वैसे भी किसी को पता भी नहीं चल पाएगा कि मेरे रूम में जाओ जिसू होगा। तो जियान चंग तो कहता है हाँ वैसे भी कोई कैसे ही सोच सकता है कि जाओ जिसू यहाँ होगा, सब यही सोचेंगे कि शायद हो सकता है जाओ जिसू या तो कहीं चला गया है, या फिर हो सकता है लैंड क्लैन वालों ने उसे किडनैप कर लिया है। तो विंग जो कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। और विंग ये कहकर स्माइल करता है, और तभी जियान चंग जो कहता है अच्छा ठीक है तो मैं जाता हूँ ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम रहूँगा तो शक हो सकता है किसी को। जो विंग था वो कहता है हाँ जाओ। और जियान चंग जो वहाँ से जा चुका था, और जियान चंग जो जाता है जाओ जिसू के रूम पर नॉक करता है, तो मिमी जो दरवाज़ा खोलती है चिमी। और जाओ जिस विंग जियान चंग जो था वो कहता है चलो, और चिमी फिर उसके साथ चल जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है खिड़की पर कोई तो था जिसने ये बातें सुनी थी, और वो इंसान जो एक डेविल स्माइल कर रहा था, और उसने उसे भी देख लिया था, वी wuxian को भी देख लिया था, और उसे ये भी पता चल गया था कि वी wuxian कौन है और जाओ जिसू कौन है, क्योंकि नाम लेकर बात कर रहे थे इसलिए। तो वो इंसान जो एक डेविल स्माइल करता है उसके जो वो वैन क्लैन से ही है, उसके कपड़े वही हैं। तो वो इंसान फिर वहाँ से जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद जो वैन रूहान है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, वो कह रहा है कहाँ चला गया आखिर ये अभी तक तो यहीं था, और अब जब तैयार होकर वहाँ जाने की बारी है, अब तक मुझे लगा था ये तैयार हो रहा है, पर ये नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो रूम है वहाँ पर वैन चाओ तैयार होता, पर वैन चाओ जब वहाँ पर नहीं है। और जो
वैन रूहानी उसने वो कह रहा था कि मैंने उसे बांध दिया था, वो तैयार था, आखिर वो गया कहाँ और ये कपड़े आखिर कहाँ गया, उसे पकड़ो, उसे ढूंढो उसे। पर वैन चाओ जिसे ढूंढते ढूंढते अगर आधा घंटा हो चुका था, पर वैन चाओ जो किसी को नहीं मिल रहा था। अब हमें यहाँ से थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है आखिर वैन चाओ गया कैसे। जो वैन केजिंग था वो निकला था कि आखिर वो क्या जुगाड़ करे जिससे वैन चाओ की शादी ना हो, उससे विंग मतलब वैन केजिंग की शादी हो जाए, क्योंकि वैन केजिंग को लग रहा था कि अगर उसकी शादी हो जाएगी तो कुछ तो आधा उसका ऊपर होगा और कुछ तो राज उसका वहाँ चलेगा, क्योंकि वी भूषण के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं इसलिए। पर वैन केजिंग जब जा रहा था तो उसे कुछ आवाज़ आई, वो खिड़की जो थी वो ओपन थी, तो वैन केजिंग जो उस खिड़की को हल्का सा और ओपन करता है वो देखता है, तो वहाँ पर उसे वी भूषण दिखता है। उसे याद आता है कि उसे तो इसने देखा है, और वी भूषण वही तो है। उसे लगा था कि जाओ जिसू है, क्योंकि उसने भी वांग जी की उसकी बात सुनी थी। पर जो जब विभूषण जाओ जिसू कहता है और जियान चैंग जब मतलब नाम लेता है कि ये विभूषण है, तो समझ गया था कि सामने वाली जो ब्राइड है वो जाओ जिसू है। और जो वैन केजिंग था वो डर गया था, अगर विभूषण उनके क्लैन में गया और विभूषण ने कह दिया कि जो वैन केजिंग है वो लान वांग जी को मारने की कोशिश कर रहा था, तो ज़रूर कुछ तो गड़बड़ होनी है, क्योंकि अगर उसके फादर को पता चला तो वो उसे पनिशमेंट कर देंगे। और वैन केजिंग के माइंड में तभी एक आइडिया आया था कि वह ऐसा क्या करे कि उसकी शादी जो न तो विंग से हो और न ही वैन चाओ की शादी हो विंग से, और जाओ जाओ जिसू से वैन केजिंग की शादी हो जाए। वैन केजिंग दिखाता था सबको कि हाँ वो मतलब कमज़ोर है, पर वैन केजिंग जो वैन चाओ और वैन जू मतलब वैन शू से सबसे ज़्यादा, एक तरह से कहें तो वैन क्लैन में सबसे अव्वल नंबर पे अगर कोई है योद्धा तो वैन केजिंग है। लेकिन वैन केजिंग जो किसी को अपनी कौशलता नहीं दिखाता, और वैन केजिंग पर काफ़ी तरह के ब्लैक मैजिक भी आते हैं, तो वैन केजिंग जो था वो वहाँ से चला जाता है जब वो देखता है कुछ टाइम बाद कि हाँ जियान चंग वहाँ से जा चुका है। मतलब वैन केजिंग ने अपने दोस्त को ये सारी बातें बताई थी और उससे कुछ कहा था, और उसका दोस्त जो मान चुका था। और जो वैन केजिंग था मतलब वैन केजिंग फिर जाता है और वो एक डेविल स्माइल करता है और वो खिड़की को अच्छे से ओपन करता है, और वैन केजिंग जो एक छोटी सी बहुत ज़्यादा बारीक सी कह सकते हैं एक सुई थी, वो विंग की ओर फेंकता है। विंग को कुछ एहसास होता है, पर उससे पहले ही विंग को वो जो सुई थी वो लग चुकी थी, वो विंग के बाजू में लगी थी। विंग को थोड़ा पेन होता है, विंग वहाँ से रब करता है। तभी वैन केजिंग फिर रूम में आता है, और जैसे ही विभूषण को, तब तो कुछ फील नहीं होता, पर अब जो विभूषण की आइज़ जो क्लोज हो चुकी थी, तभी जो वैन केजिंग था वो विभूषण को पकड़ लेता है, और वैन केजिंग विंग को बिठा देता है उसी पर, और विंग जो बिल्कुल पुतले की तरह बैठा हुआ था। तभी जो वैन केजिंग है वो विंग को देखता है, और तभी जो खिड़की से वैन चाओ था वो देखता है, और वैन केजिंग जो फिर विंग का फेस उसकी ओर करता है, और जब वैन चाओ देखता है तो वो डर जाता है, वो पीछे होता है, वो कहता है क्या ये इतना बदसूरत, क्योंकि वैन चाओ के ऊपर भी वैन केजिंग ने ब्लैक मैजिक किया था। अब देखिए मैजिक वाली है और इसमें कोई सेंस मतलब ऐसा नहीं है लॉजिक वॉजिक, पर वैन केजिंग पर मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा मैजिक आता है, उसका मैजिक जो कोई आसानी से नहीं पकड़ सकता। वैन केजिंग ने वैन क्लैन में शिक्षा प्राप्त की है वहाँ की बुक्स से, और अब उसकी मदर थी, उसकी मदर ने भी उसे काफ़ी कुछ बताया, तो वैन केजिंग को मतलब एक अच्छा गुरु भी मिला है, और वैन केजिंग को बहुत ही अच्छी वाली नॉलेज वाली किताबें भी मिली हैं। और वैन केजिंग ने जो अपने मन में ठान रखा है कि वो अपनी मदर को इंसाफ दिलाएगा। वैन केजिंग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और बहुत ज़्यादा उसे मैजिक की नॉलेज भी है। और जो विभूषण है उसने बुक्स पढ़ी हैं जो चिमी ने उसे ला कर दी है, जो जियान चंग ने ला कर दी है, पर उनमें जो इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है जो वैन क्लैन वाली लाइब्रेरीज में है। वैन केजिंग है वो विंग से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कह सकते हैं कि विंग उसके सामने, अगर वैन केजिंग को 100% आता है तो विंग को भी 20% ही आता है। विंग अभी अपनी शक्तियों को नहीं पहचान पा रहा है अच्छे से, मतलब वो जानता है कि उसके पास काफ़ी शक्तियाँ हैं, वो यूज़ भी करता है थोड़ी बहुत, पर वो इतनी यूज़ नहीं करता है जितना वैन केजिंग मतलब जितनी उसके पास शक्ति है वो असली ताकत नहीं पहचान पा रहा है उनकी। वैन केजिंग इसीलिए विंग पर अपना मतलब जादू इस्तेमाल कर पाया, और विंग जो वैन केजिंग के वश में भी आ चुका है। और वैन चाओ जिसके पास ताकत तो है हाँ, पर वो भी जादू इतने अच्छे से नहीं जानता, वो काफ़ी जादू करता है पर हाँ मतलब काफ़ी कुछ कर लेता है। पर वैन केजिंग जो भी जादू करता है वो ऐसे होता है कि कोई उसका पता ही नहीं लगा सकता, सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि क्या सच में इस पर जादू भी है। और वैन चाओ को भी कुछ फील नहीं हुआ था कि उसे मतलब ऐसा कुछ किया गया है। जब वैन चाओ वैन केजिंग के दोस्त के साथ आया था, तो वैन केजिंग का जो दोस्त है वो भी काफ़ी अच्छी टेक्निक्स जानता है, तो उसने चुपके से वैन चाओ के मतलब शोल्डर पर वो तालिस्मान लगा दिया था। और वैन चाओ ने देखा था क्योंकि उसके शोल्डर पर हाथ लगाया था, तो वो जो था कहता कुछ नहीं बस मक्खी थी। तो वैन चाओ फिर उसे घूरता कहते हाँ मुझे हाथ मत लगाना। जो वो था उसका दोस्त मतलब वैन केजिंग का, वो कहता है हाँ हाँ मैं नहीं लगाऊंगा, माफ़ कीजिएगा राजकुमार। और वह कहकर वहाँ से जाने लगता है। और जब वैन चाओ उस खिड़की पर आता है, क्योंकि वैन केजिंग ने कहा था कि आपको एक बार तो देखना ही चाहिए और मैं आपकी हेल्प करूँगा, और इसीलिए जो वैन चाओ था उसने भी सोचा था कि हाँ वो शादी से पहले एक बार देखना चाहता है वैसे भी उस ओमेगा को। जो वैन चाओ था मतलब वो देख रहा था,
और वैन केजिंग जिसका फेस जो था वो बालों से मतलब उसने कवर कर रखा था, उसके बाल आ रहे थे उसके आगे को, तो उसका फेस जो ज़्यादा विजिबल नहीं था, पर विंग का फेस जो विजिबल था। और जब वेन चाओ विंग का फेस देखता है तो वो डर जाता है, वो पीछे होता है। और ये जो वो था वो कहता है हाँ हाँ सर, हाँ मतलब हाँ राजकुमार, यही है ओमेगा ब्राइट। जो वेन चाओ कहता है नहीं, मैं से शादी नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ डैड से कहने। और वेन चाओ कहकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वेन चाओ को विंग दिखा था, विंग बहुत ज़्यादा भयानक था। विंग का आधा फेस जैसे हल्का सा मतलब जला हुआ हो, और आधा फेस जो मतलब बहुत ज़्यादा काला दिख रहा था। विंग बहुत ज़्यादा अगली नजर आ रहा था। और वेन चाओ जो इस अगली इंसान से शादी नहीं कर सकता, उसके पास तो 2-3 कंक्यूबाइन भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, वो उनके साथ टाइम स्पेंड कर लेगा, पर वो इसके साथ शादी नहीं करेगा। और वेन चाओ मतलब ये कहकर जा रहा था। और तभी हमें दिखाया जाता है वैन गेजिंग जो स्मेल करता है, और वो विंग के ऊपर एक और तालिस्मान मतलब ड्रॉ करता है, और वो विंग के ऐसे वो करता है, मतलब वो दिखता नहीं विंग की बॉडी पर, हाँ, पर उस तालिस्मान का असर विंग की बॉडी के अंदर चला जाता है। मतलब वो तालिस्मान विंग के ऊपर, उस तालिस्मान का असर पूरे आधा घंटा रहेगा, और कोई आसानी से उस तालिस्मान को पकड़ नहीं सकता। विंग से भी जो भी कहा जाएगा आधे घंटे में, विंग वही सब करेगा। फिर वैन गेजिंग जो था वो वहाँ से सोचता है जाने की, पर उसे तभी याद आता है, वो जाता है और जाओ जीसू को वहाँ से निकालता है। जाओ जीसू जो बेहोश था, वैन गेजिंग जब देखता है उसका फेस, सच में वैन गेजिंग जो बिल्कुल मोहित हो चुका था, उसका फेस ही देखे जा रहा था। पर तभी जो उसका दोस्त था वो उसे आवाज़ देता है, कहता है वैन गेजिंग। जब भी वैन गेजिंग को धीरे से आवाज़ आती है, वो होश में आता है, और वो जाओ जीसू के ऊपर भी वेल लगाता है, और जाओ जीसू को वहीं बिठा देता है। एक तालिस्मान जो वैन गेजिंग जाओ जीसू के ऊपर करता है, जाओ जीसू के भी वही तालिस्मान वैन गेजिंग ने किया था कि जो भी जाओ जीसू से कहेंगे वही अभी जाओ जीसू करेगा। और वैन गेजिंग जो विंग का हाथ पकड़ता है, उसे पता था कि जो नेक्स्ट रूम है वो जाओ जीसू का है, तो वैन गेजिंग जो था वो विंग का हाथ पकड़ता है, उसे टेलीपोर्ट कर देता है नेक्स्ट रूम में। जो जाओ जीसू का रूम था उसमें अभी कोई भी नहीं था, और वैन गेजिंग जो मतलब सकून पाता है कि हाँ यहाँ कोई नहीं, क्योंकि उसके दोस्त ने देखा था नेक्स्ट रूम की खिड़की भी ओपन थी, उसने देखा था कि हाँ वहाँ कोई नहीं है, तो वैन गेजिंग वहाँ टेलीपोर्ट हो चुका था, और उसने विंग को वहीं बिठा दिया था। और विंग जो वेल में था, तो विंग को कोई पहचान भी नहीं सकता था। और वैन गेजिंग जो फिर वहाँ से बाहर आता है टेलीपोर्ट होकर ही, वैन गेजिंग जो फिर वहाँ से बाहर आ जाता है और अपने दोस्त के साथ वहाँ से चला जाता है। और वैन गेजिंग जो एक डेविल स्माइल कर रहा था, और तभी जब वैन गेजिंग वहाँ जाता है जहाँ वैन रोहान था, आई मीन अपने साइड जहाँ उन्हें रुकने का कहा गया था, वहाँ पर जो वैन चाह था वो चीज़ें फोड़ रहा था उस रूम की, और कहता नहीं डैड, मैं नहीं करने वाला उससे शादी। आप जानते हो कितना ज़्यादा बदसूरत है, क्योंकि किसी ने भी विभूषण को देखा ही नहीं था, क्योंकि विभूषण जो है वो मतलब कैद में ही रहा था। एक आधे इंसान ने जाओ जीसू को तो देखा था, जो घर के जैसे सर्वेंट्स होते हैं, पर विभूषण को तो बहुत ही कम सर्वेंट्स ने देखा था। और विभूषण जिनको भी मतलब परेशान करता था, तो वो यही कहते थे कि विभूषण बहुत ज़्यादा बुरा है, वो बहुत बहुत बदसूरत है। पर वैन रोहान ने कहा था कि नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है, वो अच्छा है। और अब जब वैन चाओ को पता चला था, वो कह रहा था कि नहीं, वो इतना ज़्यादा महान है, इतना ज़्यादा ताकतवर है, वो राजा बनने वाला है, वो इतने बदसूरत ओमेगा से कभी शादी नहीं करेगा। और वैन रोहान जो कहता है कि नहीं, तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो सारी शक्तियाँ वो यहाँ है, और यहाँ अगर तुम बेइज्जती कर रहे हो, अगर वहाँ हमला ना हुआ होता तो वैन चो आता, उससे करा देता, पर नहीं, तुम्हें करनी पड़ेगी। और जो वैन रोहान था, उसने अपने जादू से ही मतलब वैन चाओ को कपड़े चेंज कर दिए थे। वैन चाओ जब वेडिंग की ड्रेस में था, और वो कहता नहीं नहीं डैड, पर जो वैन रोहान था उसने उसे बांध दिया था। कहता है खबरदार, अगर तुम यहाँ से गए, मैं तुमसे ही उससे शादी करनी पड़ेगी, और कोई तमाशा नहीं चाहता। और वैन रोहान जो वहाँ से बाहर चला जाता है, और जो वैन गेजिंग था वो भी बाहर था, वो बस फेस नीचे की हुए नीचे था, मतलब खड़ा था। तो वैन रोहान जो कहता है कहाँ थे तुम, कब से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, न तुम थे ना वैन चाओ था। जो वैन गेजिंग था कहता है कुछ नहीं, मैं बस महाराज, मैं राजकुमार को देखने गया था। जो वैन रोहान था कहता देखने गए थे, पर तुम उसके भी बाद आ रहे हो। जो वैन गेजिंग था कहता महाराज वो मुझे मिले नहीं थे, तो मैं बस वापस आया था, तो मुझे बताया इसने कि वो आ चुके हैं, एक सैनिक ने। तो वैन रोहान जो फिर वहाँ से जाता है, दूसरी तरफ बैठ जाता है, और जो महारानी थी वो भी थोड़ी टेंशन में थी, पर हाँ उन्हें पता था उनका बेटा कर ही लेगा शादी, क्योंकि वैसे भी वैन रोहान सबसे बड़ा मतलब इतना ताकतवर जादू करता है कि किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो उसका जादू तोड़ सके। वैन चाओ जो हाथ तो हो नहीं सकता, उसे शादी ही करनी पड़ेगी। और वैन चाओ जो वहाँ से जाना चाहता था, वो नहीं करना चाहता था। और वैन चाओ जो बैठा हुआ था, और तभी टाइम बीत रहा था, और जो जियान चंग था वो आता है उस रूम में जिसमें विभूषण था, क्योंकि उसे पता था जाओ जिस रूम में तो है नहीं कोई। और चिमी जो थी वो भी वहीं आती है, और वो कहती है ओहो विभूषण, तुम तो बिल्कुल तैयार हो चुके हो, एक बार मैं तुम्हें चेक करूं। और वो उठाने वाली थी, पर तभी जो वहाँ पर जो सर्वेंट्स आ चुकी थी, और वो कहती कि मुझे लेकर जाना होगा, आप उनका वेल नहीं उठा सकते अभी, ये मुझे महाराज ने कहा है। जो जियान चंग था वो ओके कह देता है, और तभी जो वी चांसे थे वो भी वहाँ आते हैं। और विंग जो खड़ा हो चुका था, क्योंकि मेट्स ने कहा था कि आप खड़े हो जाइए, और उनका मेट्स ने मतलब विभूषण का हाथ पकड़ा था। तो जो विभूषण था वो खड़ा हो चुका था कि या फिर कहीं जाओ जीसू, और वो खड़ा था। फिर जो वी चांसे थे और वो विंग के हाथ पर मतलब सर पर हाथ रखते हैं,
उन्हें थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि विभूषण तो कभी उन्हें टच भी नहीं करने देता, पर आज उसने कोई हरकत नहीं की और वो कहते हैं अपना ख्याल रखना, ठीक है। और वो ये कहकर पीछे हो जाते हैं और जो मेट्स थी वो वहाँ से विभूषण को लेकर जाने लगती हैं। तभी वो दूसरी साइड जाते हैं जहाँ पर जाओ जिसु था, वो वहाँ जाते हैं। वहाँ पर भी मेट्स आ चुकी थी और वो वहाँ से ब्राइट को उठाती हैं। आई मीन वहाँ पर विभूषण था तो वो विभूषण को ही उठाती हैं। और जब वे चांस थे वो वहाँ जाते हैं, वो जाओ जिसु के सर पर, मतलब वो तो जाओ जिसु ही समझ रहे थे ना, वो विभूषण के सर पर वहाँ पर भी हाथ रखते हैं और वो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता उन्हें, तो उन्हें थोड़ा अजीब लगता है। पर वो सोचते हैं कि हो सकता है उनका बेटा जो भी मतलब उदास हो सकता है, इसलिए वो कुछ रिस्पॉन्स ना कर पा रहा। और वैसे भी जाओ जिससे ज़्यादा बातें भी नहीं करता, तो वो उसे मतलब उसके भी सर पे पैट करते हैं और फिर उसे भी यही कहते हैं कि तुम अपना ख्याल रखना। और वो वहाँ से फिर हट जाते हैं और जो सर्वेंट्स थी वो वहाँ से लेकर जाने लगती हैं। और अब हमें दिखाया जाता है जो स्टेज थी, वहाँ पर सभी क्लान्स के राजा थे और स्टेज जो काफ़ी सुंदर तरीके से सजाई गई थी। वहाँ पर जो लान वांगजी खड़ा था और वहाँ पर जो प्रीस्ट भी थे। तभी जो दोनों ब्राइड्स आ जाती हैं, जो जाओ जिसु को, आई मीन मैं उसे जाओ जिसु बोलूँगी, जो अभी वैन के मतलब विभूषण है पर अभी सबकी नज़रों में वो जाओ जिसु है ना, तो इसलिए मैं उसे जाओ जिसु बोलूँगी। जो मेड्स थी वो जाओ जिसु जिसे समझ रही थी, वो उसे लेकर जाती हैं और लान वांगजी के सामने खड़ा कर देती हैं। और विभूषण जिनकी ड्रेसेस मतलब सेम ही थी, क्योंकि वीचांस ने ड्रेसेस दी थी अपने दोनों ओमेगा सन को और काफ़ी एक्सपेंसिव थी और उन पर सोने के तार की कारीगरी थी। वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थे, लग रहे थे मतलब। और उनके पूरा फेस जो था वो पूरा ही फेस ढका हुआ था वेल में। और जब वहाँ खड़ा कर देती हैं और जो मेड्स थी वो वहाँ से फिर चली जाती हैं। फिर जो दूसरी मेड्स थी वो भी विभूषण को स्टेज पर खड़ा कर देती हैं और वो भी वहाँ से चली जाती हैं। पर अभी जो वैन चाओ वहाँ नहीं आया था, तो जो वी चांस थे वो सोचते हैं, वो फिर सोचते हैं कि अभी वैन क्लैन का यहाँ पर कोई नहीं है, बस 2-4 सैनिक हैं और कोई नहीं है। जो वैन मतलब वी चांस थे वो जाते हैं और कहते हैं मतलब वैन रोहान के पास, और उससे ग्रीट करते हैं और कहते हैं महाराज क्या आप नहीं, वैन चाओ कहाँ है, क्या आप शादी डिले करने वाले हैं। जो वैन रोहान था वो टेंशन में था, क्योंकि वो जब उसे बुलावा आया था कि हाँ अब ग्रूम को भी वहाँ जाना है, तो वैन रोहान जो था वो लेकर जाने आया था अपने बेटे को। पर जो वैन चाओ था, क्योंकि जो वैन रोहान था वो पहले भी बाहर गया था, ऐसा नहीं वो बाहर नहीं गया था, वो बाहर था, पर अभी वो वैन चाओ को लेने आया था। पर वैन चाओ जो वहाँ नहीं था और वैन रोहान जो सब पर गुस्सा कर था। और तभी जो वीचान से आ चुके थे, वीचान से जब माहौल देखते हैं तो उन्हें थोड़ा अजीब लगता है, पर वो इस बात को इग्नोर करते हुए कहते हैं महाराज क्या हुआ। जो वैन रोहान था वो कहता है अपना सर पकड़ते हुए, पता नहीं कहाँ चला गया वैन चाओ, यहाँ नहीं है, उसे तुम्हारा ओमेगा सन पसंद नहीं है। जो वे चांस थे वो थोड़ा फेस नीचे करते हुए कहते क्या, पर ऐसा क्यों, वो कब मिले हैं उससे। जो वैन रोहान तो कहते मिला है, वो जाकर देखा है, तुम्हारा ओमेगा उसे बिल्कुल पसंद नहीं, आखिर इतना अगली ओमेगा है तुम्हारा। और जब वीचान से सुनते हैं तो शौक हो जाते हैं, अगली। वो कुछ कहना चाहते थे पर वैन रोहान जो उन्हें कहने का मौका नहीं देता और कहता है तुम एक बेटा बनाया, भले ही हाँ वो ताकतें हैं उस पर मैं मानता हूँ, पर कम से कम से थोड़ी खूबसूरती भी तो देते, पर ना कैसा है वो, मैं क्या कहूँ अब। और वैन रोहान जो काफ़ी ज़्यादा परेशान था, वहाँ कोई नहीं था, मतलब मिसेज़ वैन थी और वैन केजिंग था। मिसेज़ वैन तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और वो कोशिश कर रही थी कि वो अपने जादू से पता लगा पाए, पर पता नहीं क्यों वैन रोहान और मिसेज़ वैन वो वैन चाओ का पता ही नहीं लगा पा रही थी। और उन्होंने वैन सू से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, पर वो भी नहीं हो रहा था। और शादी जो सर पर थी वो यहाँ से कर गया तो बदनामी होगी। अगर ऐसा होता, आई मीन वैन केजिंग ने ये सब सोच समझ के किया था, क्योंकि अगर वैन चाओ ऐसे ही गायब हो जाता तो सबको या तो लैन क्लैन पर शक होता है, वे क्लैन पर वे क्लैन तो कमज़ोर है, वो नहीं कर सकता, तो लैन क्लैन पर होता और इस तरह जंग भी हो सकती थी। वैन केजिंग ने यही सोचा था कि अगर वैन चाओ जो खुद यहाँ से भागना चाहेगा तो कोई किसी पर शक नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी वैन रोहान को पता है कि उसका बेटा जो उसने जादू किया है वो तोड़ कर भागा है यहाँ से। क्योंकि जब वैन चाओ ने जादू तोड़ा था तो वैन रोहान को फील हो गया था, वो तभी यहाँ आया था और उसे मतलब उस टाइम वो ले नहीं आ रहा था रास्ते में, उसे फील हो गया था कि वैन चाओ ने जादू तोड़ दिया है, वो जल्दी आया था। पर फिर भी वैन चाओ वहाँ से जा चुका था और वैन रोहान जो सोच रहा था कि वो क्या करे। जो वी चांस थे वो फिर देखते हैं वैन केजिंग को, क्योंकि उसने भी मतलब वो भी राजकुमार है, वो जानते हैं, तो वो कहते हैं क्यों ना आप अपने तीसरे राजकुमार की शादी करा दें। तो वैन रोहान गुस्से में देखते हैं, कहते क्या तुम्हारे कहने का मतलब है मैं इस नालायक को अपनी गद्दी दे दूँ। जो वी चांस थे वो चुप हो जाते, कहते नहीं ऐसा नहीं है, बस मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अगर शादी नहीं हुई अभी, पहले ही विभूषण को सब लोग इतना बुरा भला कहते हैं, और अगर उसकी शादी इस तरीके से रुक गई तो सब यही कहेंगे कि उसमें कोई खोट होगी मेरे ओमेगा बेटे में, कि उसकी शादी भी नहीं हुई। जो वैन रोहान था वो सोच रहा था कि हाँ अगर उसने शादी नहीं कराई अभी तो ऐसा भी हो सकता है कि लैन क्लैन के सामने ये हो जाएगा कि उनका, क्योंकि जब शादी नहीं होगी तो वजह भी बताई जाएगी, और जब पता चलेगा कि वैन चाओ जो यहाँ से भाग चुका है तो सबको ये लगेगा कि इनके अल्फासन में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो शादी कर सके, यहाँ शादी करने आया तो भाग गया, क्या भगोड़ा है, काफ़ी बेइज्जती होगी उनकी भी, वो सोच रहे थे। फिर वो
क्या करते हैं, उन्हें माननी पड़ती है वी चांस की बात। तो कहते हैं ठीक है, पर तुम ये याद रखना, मैं इससे शादी तो करा दूंगा पर हाँ अपनी गद्दी से नहीं देने वाला। और वैन रूहानी कहकर वहाँ वैन गेजिंग को देखते हैं और कहते हैं जाओ तैयार हो। और वैन गेजिंग तो कहते हैं पर पिताश्री, जो वैन रूहान तो कहते हैं क्या तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, क्या तुम मेरे खिलाफ जाना चाहते हो। तो जो वैन गेजिंग था वो उनके आगे मतलब वो करता कहता नहीं नहीं, मैं आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। पर अगर बड़े भाई को पता चला और उन्हें ये बुरा लगा कि मैंने उनके ओमेगा होने वाली ओमेगा से शादी कर ली है, तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि शादी अगर मेरी उससे होगी तो वो मेरा ओमेगा बन जाएगा। तो जो वैन रूहान था वो कहता है हाँ वो तुम्हारा ओमेगा बन जाएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जाओ, और वो तुम्हारा ही रहेगा, कोई नहीं लेने वाला, जाओ यहाँ से। और जो वैन केजिंग था वो फिर वहाँ से चला जाता है और वो रूम में आता है। वो एक डेविल स्माइल करता है, वो यही तो चाहता था। और वो जो जादू से जल्दी से कपड़े पहनता है और 10 मिनट वहीं रुकता है। वैन रूहान जो आवाज़ देता है क्या अभी तक तुमसे कपड़े भी नहीं पहने गए, क्या तुम इतने ज़्यादा स्लो हो। जो वैन गेजिंग था वो बाहर आता है, नहीं नहीं मैं हो चुका हूँ। और वैन गेजिंग जो अपने कपड़े और अच्छे से सही करने लगता है। और जब वी चांद से देखते हैं तो वैन गेजिंग भी काफ़ी ज़्यादा मतलब हैंडसम था, अच्छा अल्फा था। तो वी चांद से भी फिर खुश होते हैं कि चलो, क्योंकि उन्होंने वैन चाओ को देखा था, वो एक नंबर का घमंडी अल्फा है जिसने उन्हें ग्रेड तक नहीं किया था और वैन गेजिंग ने उन्हें ग्रेड किया था। तो वैन गेजिंग एक अच्छा स्वभाव का तो है, ये तो वी चांद को पता चल ही रहा था। फिर वी चांद से कहते हैं कि तो चलिए महाराज। तो वैन रूहान जो था वो वहाँ से जाने लगता है और जो वैन गेजिंग था वो उनके पीछे पीछे था। वैन गेजिंग जो अपनी स्माइल बिल्कुल रोके हुआ था, उसका फेस जो काफ़ी ज़्यादा सैड लग रहा था। कोई भी देखकर बता सकता था कि वैन गेजिंग सैड है, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है ये तो कोई नहीं बता सकता। और अब हमें दिखाया जाता है वेडिंग हॉल पर जो प्रिस्ट था वो भी इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि वो दोनों शादियाँ एक साथ मतलब स्टार्ट करने वाला था और वीचान से भी वहाँ नहीं थे, तो वो ऐसे नहीं करा सकता था। और अभी जो 20 मिनट पूरे बीत ही चुके थे, मतलब जो विंग पर और जावरीश पर उसने वो किया था, मतलब वैन केजिंग ने जो मंत्र किया था ताकि वो अपने दिमाग से सोच ना पाए। हाँ वो देख रहे हैं सब कुछ लेकिन उन्हें समझ कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा किया था उसने। और वो कर भी रहे हैं जो उनसे कहा जा रहा है। तो जब वैन गेजिंग वहाँ आता है तो जब सब लोग शौक हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता था कि जो वैन रूहान है वो अपना उत्तराधिकारी वो वैन चाओ को चुन चुका है, तो आखिर वैन गेजिंग से शादी क्यों। सब लोग बातें भी बनाते हैं, पर जब वैन रूहान सबको घूर के देखता है तो सब शांत हो जाते हैं। और लैन ग्रैन वो तो कुछ कह ही नहीं रहते, वो तो बस शांति से अपनी जगह पर अपने स्थान पर बैठे हुए थे। और लान वांगजी जो रेड कपड़ों में बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मून प्रिंस, वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, क्योंकि आज वेडिंग थी तो उसे इसलिए रेड पहनाया गया था। और फिर जो वैन गेजिंग को वैन रूहान कहता है जाओ, और वैन गेजिंग जो फिर वहाँ चला जाता है। और वैन रूहान का तो मुंह पहले से इकट्ठा हो चुका था, क्योंकि अब वो शादी मजबूरी में से करानी पड़ रही है वैन गेजिंग की। पर जो भी हो चलो, वीवुशन उसके क्लैन में तो आ रहा है ना, अब भले उसकी शादी वैन गेजिंग से हो गई हो, क्या हुआ अगर वो वहाँ की क्वीन नहीं बन सकता, पर फिर भी वो वहाँ पर रहेगा, उसकी ताकत उसी के काम आएगी वैन रूहान के, वैन रूहान ही उसकी ताकत का यूज़ करेगा। वैन रूहान यही सोच रहा था। और वैन गेजिंग और वांगजी, जाओजिसु और वी वुशियान, इन चारों की जो शादी थी वो स्टार्ट हो जाती है। प्रीस्ट जो कहते हैं कि जो वेडिंग कपल्स हैं वो अर्थ और हेवन को बो करें, तो चारों जो अर्थ हेवन को बो करते हैं। उसके बाद जो प्रीस्ट थे वो कहते हैं कि अपने एंसेस्टर को बो करें। चारों जो बो करते हैं, जो मैंने क्या था उसे समझ पाया था, क्योंकि जो सामने जो जाओजिसु था उसके वो बिल्कुल ऐसे कर रहा था बहुत धीरे धीरे, आई मीन जैसे हुक्म वो कर रहे, आई मीन जैसे कठपुतली हो इस तरीके से। पर वांगजी जो थोड़ा कंफ्यूज था कि आखिर ये क्यों कर रहा है। वांगजी को कुछ फील हो रहा था कि क्या इसके ऊपर कोई ब्लैक पावर है, क्योंकि वांगजी पर यहाँ पर इस तरीके से कुछ नहीं कर सकता था। अगर वो अपना जादू का भी इस्तेमाल करेगा तो यहाँ सही नहीं है, पर हो सकता है इसका भाई ब्लैक पावर यूज़ करता है, तो हो सकता है उसके साथ ये रहा हो, क्योंकि उसे पता था कि जो जाओजिसु है वो वैन के दिन मतलब विभूषण के साथ भी रहता है, उससे बातचीत करता है, तो हो सकता है कि इसीलिए इससे थोड़ी बहुत ब्लैकनेस फील हो रही हो। और वांगजी जो यही सोच रहा था। और फिर जो एल्डर्स को बो करने के बाद जब प्रीस्ट कहते हैं कि एक दूसरे को बो कीजिए, तभी जो विंग और जाओजिसु के ऊपर जो भी जादू था वो हट चुका था। पर जाओजिसु जो मतलब होश में भी आ चुका था, क्योंकि जो वैन केजिंग था उसने उसके ऊपर से जो बेहोशी का नशा दिया था उसने, मतलब एक वो तालिस्मान जो चिपकाया था जाओजिसु पर विवुशियन ने, तो वो अब उसने वैन गेजिंग ने तभी असर ख़त्म कर दिया था। तो इसीलिए जाओजिसु अपने पूरे होश में था, तो उसे याद नहीं था, पर उसे लग रहा था कि हाँ वो यहाँ आ चुका है। तो जैसे प्रीस्ट कहते हैं तो वो वैसे ही वो करता है। और विंग को भी हो सकता है वो सोचता है, वो यहाँ वो इधर उधर अपना फेस करने की कोशिश करता है, पर उसके फेस पर वेल थी, वो अपनी वेल पकड़ के उठाने की कोशिश करता है। पर जब प्रीस्ट की आवाज़ आती है एक दूसरे को वो कीजिए, क्योंकि वो दोबारा बोलते थे, क्योंकि विभूषण जो सीधा खड़ा था, फिर विभूषण जो सुनता है तो वो फिर वो करता है, उसे लगता है कि हाँ वो यहाँ आ चुका है और उसकी शादी हो रही है, तो वो थोड़ा कंफ्यूज तो था पर फिर भी वो करता है। फिर जो टी थी वो लाई जाती है दोनों साइड, आई मीन जो वैन केजिंग की साइड थी वहाँ पर भी टी ही लाई गई थी, क्योंकि जो वीचान से थे वो नहीं चाहते थे यहाँ पर कोई मतलब कोई दिक्कत हो, तो उन्होंने कहा था कि उनके यहाँ टी ही चलती है तो वो ये टी ही करेंगे। वो चाहे तो अपने क्लैन में जाकर वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, पर शादी में टी ही रहेगी,
क्योंकि उनके बच्चों ने अभी तक अल्कोहल नहीं पी है। तो इसीलिए वैन रोहान भी मान गए थे कि कोई बात नहीं, क्योंकि उन्हें तो नहीं पता था कि वी वुशियान अल्कोहल पीता है या नहीं, इसीलिए उन्होंने यही बात कही थी। तो अभी जो वांग जी कप उठाता है और वो विंग के लिप्स पर लगाता है, और जैसे विंग को फील होता है, विंग को थोड़ा अजीब लगता है, पर विंग जो वो टी मतलब पी लेता है। और फिर विंग भी ऐसे ही अपना कप आगे करता है, वांग जी उसका हाथ पकड़ता है और उस टी को पी लेता है, क्योंकि विंग को तो नहीं दिख रहा था ना ये अल्फा कहाँ है, क्योंकि जो वो थी मतलब वेल थी वो काफ़ी ज़्यादा थिन थी, उससे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बस पैर ही नज़र आ रहे थे। विंग को वो भी अच्छे से नहीं, क्योंकि उसने जो वेडिंग रोब्स पहने थे वो काफ़ी ज़्यादा हैवी थे और काफ़ी ज़्यादा मतलब इधर उधर थे, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा घूमते उसमें, तो इसलिए उसने नज़र नहीं आ रहे थे अच्छे से। और जाओ जीशु भी फिर वैन केजिंग को टीवी लाता है, वैन केजिंग भी जाओ जीशु को। ऐसे ही शादी जो थी वो कंप्लीट हो जाती है। फिर वो जो थे वो कहते हैं कि ग्रूम और ब्राइड को अपने एल्डर्स का आशीर्वाद लेना है। तो विंग देख पा रहा था कि जो जहाँ मतलब आहट फील हो रही थी उसे कि हाँ उसका जो अल्फा है जिससे उसकी शादी हुई है वो साइड को जा रहा है। जो विंग था वो फिर उसके साथ साथ जाने लगता है, जो जाओ जीशु था वो उसके साथ। और अभी ना तो विंग को पता था कि उसकी शादी किससे हुई है और ना ही जाओ जीशु को, जब किसी को भी नहीं पता था सिवाय वैन केजिंग के। और वैन केजिंग जो जाता है और वैन रोहान के आगे आशीर्वाद लेता है, और वो जो वी चांसे थे उनके आगे भी जाकर आशीर्वाद लेता है, वो भी उन्हें आशीर्वाद देते हैं। जो वांग जी था वो अपने एल्डर्स के पास लेकर जाता है और वहाँ पर उन्हें मतलब आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद जो खाने का अरेंजमेंट्स किया गया था फिर वहाँ लेकर जाए जाते हैं, ग्रूम ब्राइड्स को बिठाया जाता है एक साथ, जो विंग और वांग जी उन्हें एक साथ बिठाया जाता है। पहले वांग जी था, फिर उसके साइड में विंग, फिर विंग की साइड में जो था वो जाओ जीशु था, फिर उसके दूसरी साइड में वैन केजिंग, ऐसे उन्हें बिठाया गया था। क्योंकि वो ग्रूम ब्राइड थे तो वो एक साथ ही बिठाया था। जो वैन केजिंग की साइड पर वहाँ पर वैन के लेने वाले थे और वांग जी की साइड पर वहाँ लेन के लेने वाले, जो आमने सामने ही थे, पर अभी सब शांति थे, कोई यहाँ लड़ाई नहीं कर सकता, यहाँ से वो लेकर जाएंगे शांति से ब्राइड्स को, यही पहले ही तय हुआ था, क्योंकि दोनों शादी एक ही दिन है। ये वीचांस की जिद थी, मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट की थी तो सब मान भी गए थे। तो अब हमें दिखाया जाता है जब डिनर हो जाता है, अभी विदाई का टाइम था, तो जाओ जीशु जिसकी आइज़ टेढ़ी थी क्योंकि वो अपना घर सब कुछ छोड़कर जा रहा है, तो वो हल्की हल्की उसकी आवाज़ आती है। तो विंग और जाओ जीशु जो दोनों साथ में ही थे, तो वी चांसो को लगता है कि ये दोनों मतलब उन्हें नहीं पता, क्योंकि उन्होंने कभी जाओ जीशु को रोते हुए तो थोड़ा ना दिखा है, पर उन्हें फील हो रहा था कि कोई दोनों बच्चों में से कोई सा तो रो रहा है। फिर जो वी चांसे थे वो आते हैं और दोनों को अपने गले लगा लेते हैं, दोनों को एक साथ पकड़ के। और आज फर्स्ट टाइम विंग को अपने फादर का हक फील हुआ था। विंग भी थोड़ा उदास था, लेकिन हाँ वो खुश भी था, एक्साइटेड भी था। विंग इतना ज़्यादा उदास नहीं था क्योंकि यहाँ भी कौन सा वो खुश था, पर अभी जब उसके फादर ने उसे हक किया तो उसे कुछ अजीब फील हुआ, उसे फर्स्ट टाइम अपने फादर का हक फील हुआ, वो भी प्यार से। जो वी चांसे थे उनके सर को सहलाते हैं और उन दोनों के मतलब सर पर ही किस करते हैं और कहते हैं मेरे बच्चों तुम खुश रहना, मैं चाहूँगा कि तुम खुश रहो, और अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तुम्हारा फादर जो तुम्हारे साथ है। और वी चांसे ये कहते हैं, और उनकी आइज़ भी टेढ़ी थी क्योंकि आज उनके दोनों बच्चे जो उनसे दूर होने वाले हैं, एक से तो पहले से ही दूर हैं और दूसरा भी आज उनसे दूर होने वाला है। और फिर विंग और जाओ जीशु जो दोनों दूर हो जाते हैं, मतलब विंग पहले ही दूर हो जाता है क्योंकि उसे ये सब फील नहीं करना, वो नहीं चाहता कि वो ऐसी कोई फीलिंग फील करे। और जब विंग दूर होता है तो फिर जाओ जीशु भी हो जाता है। और उसके बाद जो लैंड क्लैन वाले थे वो मतलब उनसे अलविदा लेते हैं और वो वहाँ से जाने लगते हैं। विंग को जो पालकी में बिठाया जाता है और वहाँ से पालकी जो निकल जाती है, और दूसरी साइड जो वैन क्लैन वाले थे वो भी निकल जाते हैं। वो भी ब्राइड को मतलब वैन के उसे जाओ जीशु को वो भी पालकी में बिठाते हैं और वो भी वहाँ से निकल जाते हैं। अभी जो ग्रूम का मतलब घोड़ा था उस पर जो वैन केजिंग बैठा हुआ था, क्योंकि वैन चाहो तो यहाँ था ही नहीं। अब जो मिसेस वैन थी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस उम्मीद से, पर वो नहीं चाहती थी कि वैन केजिंग इन मतलब शादी करे इस तरीके से इतने ऐसे उम्मीद से जिसके पास इतनी ज़्यादा शक्तियाँ हैं, क्योंकि वो भी जानती हैं, क्योंकि उन्हें यही लगता है कि जो यान की शक्ति है वो तो वांग जी के पास गई है और जो यिन की शक्तियाँ हैं वो ज़रूर विंग के पास गई हैं, क्योंकि कोई और है ही नहीं ऐसा इंसान जिसके पास इनकी शक्तियाँ पहुँची हों। वांग जी के पास गई हैं ये उन्हें पता है, और हो सकता है थोड़ी जाओ जीशु के पास गई हैं। उन्हें इस बात में तो कन्फ्यूज़न है कि आखिर वांग जी के पास गई हैं या जाओ जीशु के, लेकिन हाँ गई तो हैं। लेकिन विंग के पास जो यिन की शक्ति है, यिन की शक्ति किसी और के पास नहीं गई। और जो मैडम मिसेस वैन थी वो यही सोच रही थी, उनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। वैन रोहान भी खुश नहीं था, वैन रोहान भी गुस्सा था ज़्यादातर वैन चाओ से। आखिर वैन चाओ ऐसे कैसे जा सकता है, वैन चाओ को अगर नहीं करनी थी शादी वो पहले कह सकता था, उसने ये कहा था कि वो राजगद्दी संभालेगा, इसीलिए जो उसकी वो चाहे कितनी भी मिस्ट्रेस रख सकता था, वैन रोहान ने पहले ही कह दिया था कि वो कितनी भी मिस्ट्रेस रख सकता है, पर उसे शादी मतलब क्वीन वो विंग को ही बनाना होगा। पर वैन चाओ जो आखिरी मोमेंट पे चला गया और उन्हें इसकी वैन केजिंग की शादी करानी पड़ी। और अब वो वैन केजिंग को तो राजा नहीं बना सकते, पर हाँ अब उन्हें एक ऐसी पोस्ट तो देनी होगी जिसके कारण जो वी वुशियान है वो उनके अंडर में रहे, ताकि जब उसका हस्बैंड भी उसके अंडर, वैसे तो अंडर में है लेकिन फिर भी एक ऐसी पोजीशन तो थोड़ी बहुत देनी होगी जिसमें वैन केजिंग को भी थोड़ा मतलब इज्जत मिले, क्योंकि वैन केजिंग को वहाँ वैन रोहान और वैन चाओ वैन शू वो अपने सर्वेंट से ज़्यादा कुछ नहीं समझते। उसे जब चाहे मार भी देते हैं, जब चाहे सजा भी दे देते हैं। वैन केजिंग जिसे आए दिन चोट लगती ही रहती है।
और अभी जो वो जा रहे थे और वैन गेजिंग वो तो खुश था, पर उसके फेस पर जो कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। उसका फेस ऐसे था जैसे वो बहुत ज़्यादा उदास हो, जैसे उसे ये सब नहीं करना था पर फिर भी उसने किया है, ऐसा ही उसके फेस के एक्सप्रेशन थे। और जो वैन गेजिंग का दोस्त था वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश था। और अब हमें दिखाया जाता है दूसरी साइड, जो लान वांगजी थे वो भी अपने मतलब घोड़े पर थे, और विभूषण भी, मतलब विभूषण घोड़े पर नहीं था, वो पालकी में था। और वो सब ठीक थे क्योंकि उन्हें तो किसी गड़बड़ का ना तो पता था ना उन्हें लगा था। जैसे उन्होंने सोचा था कि शांति से शादी हो जाएगी वैसे ही हो भी चुकी थी। और अब जो वो डोर था जो ओपन था, वो ओपन करना था जो लैंड क्लैन लेकर जाता था। तो जो एल्डर्स थे वो अपने मैजिक से वो डोर ओपन करते हैं। फिर वांगजी और विंग मतलब सब कुछ उस डोर के अंदर आ जाते हैं और वो डोर जो क्लोज हो जाता है। और विंग जैसे ही उसमें एंटर करता है विंग को थोड़ा अजीब फील होता है। विंग को ऐसा फील होता है जैसे कोई अजीब सी जगह, कुछ अलग ही फीलिंग विंग को वहाँ लग रही थी। हवाएं जो थोड़ी और ठंडी हो चुकी थी और वहाँ की स्मेल जो विंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। विंग को वहाँ काफ़ी ज़्यादा सुकून सा फील हो रहा था, जैसे वो किसी ऐसी जगह आ गया है जहाँ पर सुकून ही सुकून है। पर विंग जो स्माइल करता है वो कहता है क्या सच में वैन क्लैन ऐसा है। उसने तो सुना था कि वैन क्लैन में काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस है, पर यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ आकर तो मैं सच में बहुत ज़्यादा हल्का फील कर रहा हूँ। विंग यही मन में सोच रहा था। और विंग जो बैठा हुआ था क्योंकि पालकी भी रेड कलर की थी तो विंग को नहीं पता चला था, और ना ही जाओ जिशु को, क्योंकि वो वैसे भी मतलब वेल में थे तो उन्हें नहीं पता चला था कि वो कौन सी पालकी में कैसे बैठे हैं। और दूसरी साइड वैन रोहान उन्होंने भी अपने साइड का डोर मतलब ओपन कर दिया था, तो वो भी वहाँ जा चुके थे। और जब जाओ जिशु वहाँ गया था तो जाओ जिशु जैसे उससे हल्का सा ऐसे फील हो जैसे उसका दम सांसें रुक सी रही हो, दम सा घुट रहा हो। उसे काफ़ी नेगेटिविटी फील हुई थी, पर उसे बहुत बेचैनी से फील हुई थी। पर वो सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि उसने तो सुना था कि जब वो लैंड क्लैन की हवा भी ऐसी है कि वहाँ पर जाकर इंसान को सुकून ही फील होता है, तो उसे ऐसी बेचैनी क्यों लग रही है। तो जाओ जिशु सोच रहा था कि हो सकता है कि उसकी शादी हुई है और वो अपने फादर से दूर आया है, तो इसीलिए उसे ऐसा लग रहा हो। और अब हमें दिखाया जाता है जो राजमहल, वैन मतलब पहले हम लैंड राजमहल की साइड देखते हैं। वहाँ पर जो मतलब पहुंच चुके थे सब, जो एल्डर्स थे, वांगजी था और जो बग्गी थी, आई मीन बग्गी कहते शायद उसे, जिसमें मतलब विंग था जो डोली थी वो, तो उसमें फिर वहाँ पर जो मतलब शीशैन थे वो आते हैं बाहर, मतलब उतरते हैं। वो भी पालकी थी, सॉरी पालकी में, पहले वो दूसरी पालकी में थे, विंग दूसरी पालकी में था, क्योंकि विंग ब्राइड है तो उसे अकेले ही आना था। और जो शीशैन थे वो अपनी पालकी से उतरते हैं क्योंकि शीशैन भी एक ओमेगा है। और जब वो उतरते हैं तो वो जाते हैं वहाँ पर जो मिसिज़ लैन, क्योंकि उन्हें बटरफ्लाई मैसेज करके जब वो लैंड क्लैन में एंटर किए थे तभी बता दिया गया था। मिसिज़ लैन और जो थे और एल्डर्स और मिस्टर लैन वो आ चुके थे और वो वहाँ आते हैं। जो मिसिस लैन थी वो जादू से अपने हाथ में कुछ लाती है, वो एक रेड थ्रेड था। और मैडम लैन जो रेड थ्रेड था वो विंग से कहती हैं कि वो अपना हाथ आगे करे। वो कहती हैं कि अपना हाथ आगे करो बेटा, तो विंग समझ जाता है कि हाँ वो सही कह रही है, तो वो अपना हाथ आगे कर देता है। वांग जी जो अपना हाथ पहले ही आगे कर चुका था, जो मैडम लैन थी वो फिर वांग जी की कन की उंगली में, मतलब सबसे छोटी उंगली में, और विंग की सबसे छोटी उंगली में वो थ्रेड बांध देती है और कहती है अब से तुम सोलमेट हो। और फिर वो वांग जी को देखती है। वांग जी फिर अपनी आइस मतलब हाँ में करता है और वांग जी जो अपना रेड मतलब रिबन निकालता है और वांग जी जो वेल के अंदर ही अपने हाथ लेकर जाता है और वो विंग के फोरहेड पर बांध देता है। विंग सोच रहा था कि आखिर ये क्या है। विंग ने टच किया था पर विंग को लगा कि होगा कोई रिचुअल। तो फिर जो वांग जी था और विंग, फिर उनकी एक दो रस्म और होती है, फिर उन्हें अंदर बुलाया जाता है। विंग और वांग जी जो अंदर आते हैं, जो मैडम लैन थी वो देखती हैं और कहती हैं चलो अब मैं विंग को तुम्हारे रूम में लेकर जाती हूँ। और वांग जी फिर ओके कर देता है और वांग जी जो अपने डैड के साथ जाता है, क्योंकि इसके डैड ने कहा था कि उन्हें उनसे बात करनी है, सारे एल्डर्स और वांग जी और जो भी मतलब अल्फाज थे जो भी थे। ओमेगा तो बस सीचैन गया था उनके साथ, और एक और ओमेगा था जो सीचैन का सर्वेंट था, वरना सब जो थे वो अल्फाज वहाँ जाते हैं, मतलब मिस्टर लैन के पास जो राजा थे। और अभी में दिखाया जाता है दूसरी साइड, जो वैन रोहान था जब मतलब उनके महल में आते हैं, जो जाओ जिशु था उसे बहुत अजीब फील हो रहा था, उसे घबराहट से हो रही थी, पर वो जो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था तभी वहाँ पर बग्गी रुकती है। जाओ जिशु को फिर बग्गी से उतारा जाता है और जो कोई भी मतलब उसका स्वागत नहीं करता। और मैडम मिसिज़ वैन वो जो वहाँ से चली जाती हैं और नौकरों से कह देती है कि इसे वैन के जिनके रूम में ले जाओ, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जो वैन रोहान था वो भी वहाँ से कोई तवज्जो नहीं देता, वो भी वहाँ से जाने लगता है। और जो वो थी मेड्स वो तो शॉक हुई थी क्योंकि उन्होंने काफ़ी तैयारी कर रखी थी, उन्होंने थाल वाल लगा रखी थी, पर अभी मतलब वैन के जिनके आखिर क्या ये महारानी मतलब नेक्स्ट क्वीन नहीं है उनकी, क्या ये वैन जाओ की वाइफ नहीं है।
और बाय बाय गाइस। एक्चुअली मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है और अभी जो मेरी मदर यहीं पर है वो भी थोड़ी देर के लिए बाहर गई हैं, तो मैंने ये रिकॉर्डिंग कर ली है। और आप जानते हो ठंड बहुत है और यहाँ पर जहाँ मैं रहती हूँ ना, सच में यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। बाहर बैठ कर मैं नहीं कर सकती, दिन में तो बाहर बैठ जाती हूँ क्योंकि धूप आती है, पर अभी नहीं बैठ सकती। और बैकग्राउंड नॉइज़ का मैं कुछ नहीं करती गाइस, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर किसी ऐप से ऐसा हो कि बैकग्राउंड नॉइज़ कम की जा सके तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा अगर किसी को पता हो, वरना आप बस मेरी वॉइस पर ध्यान दीजिएगा। और आई होप मैं अच्छे से कर रही हूँ, और अगर आपको इसमें कुछ भी मिस्टेक लगे तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा ताकि मैं उस मिस्टेक को अपनी सुधार सकूँ। और बाय बाय गाइस। पता नहीं ये आपके पास कब पहुँचेगा, अभी तो खैर 7 बज चुके हैं, पर पता नहीं आपके पास कब पहुँचेगा ये पार्ट। आई होप जल्दी पहुँच जाए। बाय बाय।